नमस्कार। पूरा देश इस बहस में उलझा हुआ है कि इस बार लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 370 और एनडीए को 400 सीटें आएंगी या नहीं आएंगी। ये असल में फरवरी के पहले हफ्ते में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम पार्टियों को, तमाम राजनीतिक विश्लेषकों को, पत्रकारों को और आम आदमी को भी इस बहस में उलझा दिया कि अब की बार 400 पार। उन्होंने संसद में अपने बजट सत्र के दौरान भाषण में कह दिया कि उनकी सरकार ने अनुच्छेद 370 समाप्त किया है, इसलिए टीके के रूप में यानी शगुन के रूप में इस देश के लोग उनकी पार्टी को 370 सीट तो दे ही देंगे। और इसी के बाद उन्होंने कह दिया कि एनडीए को 400 सीट, भारतीय जनता पार्टी को 370 सीटें मिलेंगी और एनडीए को 400 सीट मिलेगी। अब की बार 400 पार का नारा लगने भी लगा। चुनाव जब शुरू हुए नहीं, तभी शुरू नहीं थे, चुनाव की घोषणा नहीं हुई थी और तभी 400 पार का नारा एस्टैब्लिश हो गया। और ये भी कह सकते हैं कि ये नारा इतना पहले एस्टैब्लिश हो गया कि चुनाव आते आते इसकी चमक थोड़ी कम होने लगी। लेकिन फिर चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ा वैसे वैसे फिर से 400 का नारा वापस बहस में आ गया। अब एक तरफ 400 के नारे का एक्सट्रीम है कि 400 सीटें जीत जाएंगे, एनडीए 400 सीट जीत जाएगा। ऐसा नहीं है कि किसी पार्टी को 400 सीट नहीं आई है आज तक। कांग्रेस पार्टी को 1984 में जब इंदिरा गांधी की हत्या के बाद चुनाव हुआ था लोकसभा का, तो 400 से ज्यादा सीटें आई थी। पहले 403 सीटें आई, उसको 403 या 4, और फिर असम का चुनाव जो उस समय रुक गया था वो बाद में हुआ, तो उसकी सीटें मिलाकर के टोटल 415 सीट आ गई कांग्रेस पार्टी। तो ऐसा नहीं कि 400 सीट या 400 से ऊपर सीटें कोई बड़ी आश्चर्य की बात होगी, किसी को आ भी सकती है कभी। लेकिन अब इस बार आ रही है या नहीं आ रही है, और बीजेपी को 370 सीट आ रही है या नहीं आ रही है। अब ये कई इफ एंड बट्स हैं इसमें, और कई फैक्टर्स पर ये डिपेंड करेगा। भारतीय जनता पार्टी अब अखिल भारतीय पार्टी हो गई है, इसके बावजूद दक्षिण में उसका ऐसा आधार नहीं है कि वो 400 से ज्यादा सीटों की बात कर सके या 370 सीट की भी बात कर सके। तो इसलिए संभव है कि उतनी सीटें नहीं आए और एनडीए 400 पार भी न करे। लेकिन उसी के बरक से एक दूसरा एक्सट्रीम है। एक एक्सट्रीम तो है कि 400 पार सीटें आ जाएंगी, और एक दूसरा एक्सट्रीम उसके साथ है कि 150 सीट आएगी, 140 सीट आएगी। समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, वो 140 के आंकड़े पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि अब की बार 400 पार नहीं, अब की बार 400 हार, मतलब 543 में से 400 सीट बीजेपी और एनडीए हार जाएंगे और उनको 140 सीटें आएंगी। तो एक तरफ एक एक्सट्रीम है 400 पार का, एक दूसरा एक्सट्रीम है 140 का, और इसके बीच कहीं असली नंबर जो वास्तविक संख्या है वो इसके बीच कहीं रहनी है। लेकिन ये वो कितनी सीटें रहेंगी, कितने नंबर्स हैं, इसको लेकर के कई तरह के स्पेकुलेशन है, कई तरह के अलग अलग जो जिस विचारधारा को मानने वाली है, जो जिस धारणा को मानने वाले लोग हैं वो अपने अपने हिसाब से संख्या निकाल रहे हैं। एक जो मोदी और बीजेपी विरोधी एक खेमा है जो 220 सीट पर अड़ा हुआ है, जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति भी हैं प्रकला प्रभाकर, और वो सहित कई लोग हैं जो 220 सीट देते हैं। योगेंद्र यादव 240 से 260 सीट देने वाले हैं, वो भी सफोलॉजिस्ट हैं, बड़े और अपोजिशन के खेमे में है। तो अपनी अपनी सुविधा से हर व्यक्ति जो है वो सीटों का आकलन कर रहा है कि कितनी सीटें आ जाएंगी। प्रशांत किशोर ने कहा हुआ है कि 300 के ऊपर सीटें होंगी। 303 जो सीटें हैं अभी बीजेपी की, वो उसको बेटर कर सकती है, लेकिन 370 नहीं आएगी। तो अपनी अपनी सुविधा, अपनी अपनी विचारधारा के आधार पर लोग अपने सीटों की संख्या का अनुमान लगा रहे हैं। लेकिन असली चीज ये नहीं है कि सीटों की संख्या कितनी होगी। असली चीज ये है कि प्रधानमंत्री ने सीटों की संख्या की बहस में उलझा दिया सबको। बहुमत का आंकड़ा 272 सीट का होता है और वो बहुत पर्याप्त होता है सरकार बनाने के लिए, एक मजबूत सरकार बनाने के लिए। इस देश ने 30 साल के बाद पहली बार एक बहुमत की सरकार देखी, जब 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने चुनाव लड़ा और 282 सीटें जीती। उसके पहले लगातार कई चुनाव में 1989 से लेकर के 2009 तक के चुनाव में किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था। जो सबसे ज्यादा सीटों की सीटें मिली तो वो 182-83 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली, जिसके आधार पर 2 बार सरकार बनी अटल बिहारी वाजपेयी की। और फिर 2009 में बहुत अच्छा परफॉर्म किया कांग्रेस ने, तो उसको 206 सीटें मिली। ये अधिकतम आंकड़ा था। तो 272 अपने आप में पर्याप्त होता है, पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है और वो सरकार जो चाहे सो
करने में सक्षम होती है, क्योंकि जो 206 एमपी वाली सरकार थी कांग्रेस की, उसने भी जो चाहा सो किया, और उसके पहले 145 एमपी वाली सरकार थी मनमोहन सिंह की 2004 से 9, तो उन्होंने भी जो मर्जी हुई सो किया, किसी कोई रोक नहीं पाया। तो 272 की संख्या पर्याप्त होती है, लेकिन बहस 400 सीट पर होने लगी, 370 सीट पर होने लगी। और इसका एक बड़ा शुरू में लगा, एक मतलब ये भी कह सकते हैं कि एक एडवांटेज बीजेपी को मिला, तो उसका एक नुकसान भी हुआ बीजेपी। एडवांटेज ये हुआ कि 370 सीटों पर चर्चा जब शुरू हुई तो ये मान लिया गया कि अब कोई लड़ाई नहीं है। तो जो फेंस पर बैठे हुआ वोटर है, जो अनिर्णय की स्थिति में जो वोटर है, फ्लोटिंग वोट जिसको बोलते हैं, उसको अपना आइडिया, अपना मन बनाने में इससे सुविधा हुई होगी। ये मान लिया गया कि अब कोई लड़ाई नहीं, अपोजिशन में कोई लड़ने वाला ही नहीं है, और 272 की तो चर्चा ही बंद हो गई, बीजेपी के 370 की चर्चा शुरू हो गई, एनडीए के 400 से ऊपर की चर्चा शुरू हो गई। इसका मतलब कि कोई चुनाव नहीं है, अपोजिशन चाहे कितना भी अलायंस बना करके लड़े, वो लड़ाई में नहीं है। बीजेपी अपना हैंड्स डाउन विक्ट्री है, बीजेपी आराम से चुनाव जीत रही है। तो ये एक धारणा बन गई। फिर जब जैसे ही ये धारणा बनी, वैसे ही जरूरी मुद्दों पर बहस बंद हो गई। फिर एक तरह से चुनाव चकल्लस में बदल गया। चकल्लस की बातें होने लगी, इतनी सीटें आएंगी या नहीं आएंगी, और उसके बाद बाकी चीजें, अपोजिशन का कौन नेता कैसा है, सत्ता पक्ष का कौन नेता कैसा है, तो ये सब बातें होने लगी। मुद्दे गायब हो गए उस चुनाव में, जो मुद्दे होने चाहिए थे। नरेंद्र मोदी की सरकार 10 साल रही है, और 10 साल सरकार चलाने के बाद जब वो फिर तीसरी बार मैंडेट के लिए जा रहे थे, तो 10 साल का हिसाब किताब होना चाहिए था। उस हिसाब किताब पर बातें होनी चाहिए थी, लेकिन चर्चा उस पर नहीं हुई। और इसका एक नुकसान भी हुआ, जो पता नहीं कितना वोट में कितना नुकसान हुआ या सीटों में क्या होगा उसका, लेकिन धारणा के स्तर पर जैसे ही ये बात बनी कि कोई चुनाव नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, और नरेंद्र मोदी जीत रहे हैं, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स से लेकर के और उसके समर्थक तक सब लापरवाह हो गए। एक तरह की कॉम्प्लिसेंसी आ गई उनके भीतर, एक तरह का एक ऐसी आश्वस्ति आ गई जिससे मेहनत करने का जज्बा, लड़ने का जज्बा कम हो गया। ये वोट परसेंटेज कम होना या चुनाव में बहुत उत्साह नहीं दिखना, ये सब इसका कारण बना। ये कहा जाने लगा कि जब बीजेपी जीत ही रही है तो फिर ज्यादा मेहनत करने की क्या जरूरत है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद लगातार मेहनत कर रहे थे, एक दिन में 3-3, 4-4 वो रैलियां भी कर रहे हैं इस 48 डिग्री के टेम्परेचर में। लेकिन उनके समर्थकों में और पार्टी के वर्कर्स में, नेताओं में भी एक आश्वस्ति आई। एक तरफ तो पहले यह हो गया था कि 543 सीट पर मोदी ही लड़ रहे हैं, तो कैंडिडेट इस बात से अलग लापरवाह थे कि उनको अपने नाम पर जब वोट ही नहीं मांग रहा है और वोट मोदी के नाम पर मिल रहा है तो क्यों मेहनत करें। फिर 400 सीटें जब आ रही है तो क्यों मेहनत करें। तो ये एक आश्वस्ति का भाव आया, जिससे लापरवाही भी आई, और एक तरह का एक जो आराम के मुद्रा में आ जाना होता है कि अब जो हो रहा है सो ठीक हो रहा है, तो उसकी वजह से वोटिंग परसेंटेज में कमी आई और चुनाव में जोश उत्साह कम हुआ। तो ये कह सकते हैं कि इससे कुछ नुकसान वोटिंग का हुआ हो सकता है। और दूसरी एक इसी की वजह से ये बात भी हुई, जो कई जगह देखने को मिली, कि जब प्रधानमंत्री को, नरेंद्र मोदी को के नाम पर वोट हो रहा है और इतनी सारी सीटें आ ही रही हैं, तो अगर एक आध सीट पर बीजेपी हार भी जाती है तो क्या हो जाएगा। और ऐसे में कैंडिडेट के खिलाफ नाराजगी का मामला उभर के आ गया और कैंडिडेट से बदला लेने का भाव आ गया। वो कई जगह पार्टी के काडर में भी दिखा है, पदाधिकारियों में भी दिखा है, कार्यकर्ताओं में भी दिखा है। कई जगह जो लगातार इस आश्वस्ति के भाव में बीजेपी ने अनेक जगह लोगों को रिपीट कर दिया, जो पुराने एमपी थे या बाहर से आए हुए लोगों को टिकट दे दी, तो उनको हराने का, बदलने का एक माहौल बन गया उनके क्षेत्र में। ये कहा जाने लगा कि जब 400 सीट आ ही रही है तो इस एक सीट पर हार जाने से क्या होगा। अब इसका नुकसान कितना हुआ, अंततः कितना नुकसान हुआ, ये तो नतीजे आने के बाद पता चलेगा। लेकिन कई जगह से ऐसी रिपोर्ट आई कि लोगों ने ये माना कि नरेंद्र मोदी जीत ही रहे हैं तो एक सीट हार जाने से क्या होगा, जब उनको 400 सीटें आ रही हैं। तो इसका एक्चुअल नुकसान कितना हुआ ये पता चलेगा चुनाव के बाद। लेकिन फायदा जो हुआ वो स्पष्ट दिख रहा है। चुनाव का पूरा डिस्कोर्स बदल गया। अपोजिशन का सारा हमला इस बात पर होने लगा कि 400 सीटें आएंगी कि नहीं आएंगी। अपोजिशन एक नैरेटिव बनाने में जरूर ये कह सकते हैं कि अपोजिशन को एक फायदा मिला कि उसने कह दिया कि 400 सीटें इसलिए चाहिए ताकि संविधान बदल सके। और ये बात इस 2-4 नेताओं ने बीजेपी के बयान भी दे दिए। तो उन बयानों के साथ ही इसको मिला करके और अपोजिशन के नेताओं ने एक माहौल बनाना शुरू कर दिया कि 400 सीट इसलिए चाहिए ताकि संविधान को खत्म कर सके, आरक्षण को खत्म कर सके, लोकतंत्र को खत्म कर सके। तो आरक्षण वाली बात ज्यादा लोगों तक पहुंची।
उनको लगा कि आरक्षण को लेकर के बीजेपी के विचार और उनके नेताओं की राय को लेकर के एक आशंका रही है पिछड़े दलित और आदिवासी समुदायों के बीच में, तो उनको लगा कि कहीं सचमुच ऐसा तो नहीं है कि 400 सीट बीजेपी इसलिए मांग रही है कि आरक्षण खत्म कर दे। फिर एक भावनात्मक लगाव जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के से जुड़े लोगों का है, उनको लगता है कि ये अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान कहीं बदल देंगे ये लोग, तो वो एक परसेप्शन के स्तर पर नुकसान हुआ। बीजेपी के खिलाफ एक धारणा बनाने में मदद मिली अपोजिशन को। एक्चुअल नुकसान उसका कितना हुआ ये भी चुनाव के बाद, नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन फायदा एक जरूर ये दिखा कि डिस्कोर्स चेंज हो गया, लोगों ने सवाल नहीं पूछे, सरकार के कामकाज पर सवाल नहीं पूछे गए, ज्यादातर जो जरूरी मुद्दे थे उन पर सवाल नहीं पूछे गए, उम्मीदवारों को लेकर के भी कम ही जगह पर सवाल हुआ। तो ये सारा देश इस बहस में उलझ गया कि सीटें कितनी आएंगी, 370 और 400 आएंगी कि नहीं आएंगी, सारी बहस इस पर हो गई। और इसी में एक एक्सट्रीम देखने को मिला कि 140 सीट आएगी, 150 आएगी। और फिर सीटों की संख्या का अनुमान इतना ज्यादा इस बार इसलिए लगा क्योंकि चुनाव के पहले ही प्रधानमंत्री ने एक संख्या बता करके और उसका एक नैरेटिव सेट कर दिया था। इसके जो राजनीतिक फॉलोआउट थे वो दोनों तरफ के लिए रहे। बीजेपी को एक फायदा अपना ये मिला कि उसे सवाल कम पूछे गए, अपोजिशन को एक नैरेटिव बनाने में मदद मिली। लेकिन संख्या का मामला अभी भी चलता रहेगा, वो एग्जिट पोल आने के बाद भी शांत नहीं होगा। असली नतीजे 4 जून को आएंगे तभी शांत होगा। धन्यवाद।